Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and in today's video we are going to continue with our chapter. So let's start 5.3 First Law of Motion. Newton's, Newton presented the laws of motion by understanding the relation between force and motion. According to Newton, every object remains in its state of rest or a state of uniform motion until some unbalanced external force acts upon it. So we have read inertia is that property of an object due to which the object resists any change in its state. Therefore, the first law of motion is also known as law of inertia. देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, न्यूटन थे जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन को समझ के फोर्स और मोशन के बीच में रिलेशन जो है वो बताया था। ठीक है, न्यूटन के अनुसार हर ऑब्जेक्ट जो है जो कि अगर रेस्ट के स्टेट पे है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा या तब तक रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसी भी स्टेट के चेंज को। मतलब कोई भी चेंज चेंज होने से पहले उसको क्या करता है, रेजिस्ट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अगर एक तरीके से देखेंगे तो दोनों ही क्या लगभग थोड़ा सा सिमिलर सा साउंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। Can you explain the following examples according to the first law of motion? On beating a bucket with a rod, all dust particles get removed. On shaking the trunk of a tree, the fruits hanging on its branches drop down. Explain the reason why this after डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कुछ दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें बोला है पहले में कि जब हम ब्लैंकेट को रॉड से हिट करते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, निकलते हैं, रिमूव होते हैं, है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको एग्जाम्पल देखिए, मतलब फर्स्ट लॉ के अनुसार इसको समझाइए। नेक्स्ट है कि जब हम पेड़ के ट्रंक को हिलाते हैं, ठीक है, शेक करते हैं, तो फ्रूट्स जो उसमें लगे होते हैं वो नीचे गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है। ये यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं और आपको बोला है कि आप इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अनुसार इसको बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लीनियर मोमेंटम। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस that when an unbalanced external force acts on an object, then there is a change in the velocity of the object. This change in velocity depends upon the force applied on the object. But how can we get to know the object it's in velocity? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमको ये बताता है कि एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बता रहा है, कोई एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स वहां पर उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। लेकिन उस वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वो फोर्स मतलब उस वेलोसिटी में यहाँ पर क्या है, कितना चेंजेस आ रहा है उस ऑब्जेक्ट में, कितने चेंजेस आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी में, वो यहाँ पर जितना फोर्स अप्लाई होता है उसके हिसाब से रहता है। ठीक है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि कितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, ये यहाँ पर बोल रहा है। इफ अ टेनिस बॉल एंड अ क्रिकेट बॉल थ्रोन एट अ हाई स्पीड हिट्स यू, यू विल गेट मोर हिट बाय विच ऑफ द टू बॉल्स? If a cycle and a trunk moving at the same velocity hit a wall, the wall will get destroyed more due to which of the two? Think more such examples and discuss on it. To think more of this, do this activity 4। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है, आपको एक इमेजिन करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर कि एक टेनिस बॉल लीजिए और एक क्रिकेट बॉल लीजिए। ठीक है, टेनिस बॉल सबको पता है ग्रीन कलर की आती है और क्रिकेट बॉल आपका रेड कलर का आता है ना। उन दोनों को हाई स्पीड में उन दोनों को जब हाई स्पीड में फेंका जाएगा और वो बॉल जो है आपको आके लगती है, आपको आके हिट होती है, तो किस बॉल से जो आपको लगेगा उसमें ज़्यादा आपको हर्ट होगा, ज़्यादा आपको दर्द देगा। ठीक है, दोनों बॉल में से कौन से बॉल से ज़्यादा आपको पेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि अगर एक साइकिल और एक ट्रक जो कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है एक वॉल पर जाकर टकराती है, तो वॉल कौन से मतलब किन दोनों में से क्या हो जाएगा, जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको इमेजिन करने बोल रहा है और आंसर बोल रहा है।
नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में बोला है कि आपको एक बिग ट्रे लेना है जिसको सैंड से और वेट सॉइल से फिल कर देना है। उसके बाद उसमें एक क्रिकेट बॉल और एक प्लास्टिक बॉल जो है साइमल्टेनियसली सेम हाइट से ट्रे में डालना है। उसके बाद में क्या होगा, इफ द अगर दोनों का जो इफेक्ट है बॉल का सिमिलर रहता है, क्या मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि जब बॉल को हम ड्रॉप करेंगे तो क्या दोनों का जो इफेक्ट है बॉल का वो दोनों का सिमिलर रहेगा सैंड में। अगर क्रिकेट बॉल ड्रॉप होती है ट्रे पे अलग हाइट से तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि जो बॉल है सिंक, मतलब जो बॉल है वो क्या सिंक हो जाएगा सॉइल के अंदर। दिस एक्टिविटी shows that the impact of an object depends upon its mass. The impact of cricket ball having greater mass is more. We also see that the ball, when dropped from a greater height, falls on the sand with higher speed and sinks into the sand more. Mainly, the impact depends upon the velocity of the object and its mass. If any of these two quantities is increased in similar conditions, then the impact also increases. देखिए यहाँ पर हम लोग जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं, तो हमको पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब किसी चीज़ पर गिर रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब कितना यहाँ पर किसी चीज़ पे नुकसान होगा या नहीं होगा वो क्या होगा उसके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई प्लास्टिक बॉल आपको हिट करती है तो आपको कम चोट लगेगी, लेकिन अगर कोई क्रिकेट बॉल आपको आके हिट कर रही है तो आपको ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर मास के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है देखिए कि अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जब दोनों क्वांटिटीज अगर सिमिलर कंडीशंस पे हैं, ठीक है, अगर इम्पैक्ट जो है वो क्या हो रहा है आपका वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी और मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितने वेलोसिटी से आ रही है और कितने मास से, कितना उन दोनों मास मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास यहाँ पर कितना है। तो अगर दोनों क्वांटिटीज का जो कंडीशन है उसको सिमिलर कर दिया जाए तब भी क्या होगा उसका इम्पैक्ट जो है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर वेलोसिटी और मास को बढ़ा देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी बढ़ जाएगा। The product of the mass of an object and its velocity is called momentum. The momentum of an object is defined by the product of its mass m and velocity m. That means p is equals to mv, ठीक है। अब जो मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, उसे क्या कहते हैं आपका मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का ठीक है, किसी भी मतलब उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी v, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट, मास का प्रोडक्ट और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा आपका मोमेंटम कहलाएगा। मतलब कि p इज इक्वल्स टू एम वी, मोमेंटम को यहाँ पर p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी की डायरेक्शन से हमेशा सेम होगा। तो एसआई यूनिट क्या है मोमेंटम का, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ये उसका यूनिट है एसआई यूनिट। नेक्स्ट देखिए फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। थिंक ऑफ सच अ सिचुएशन वेयर अ कार with a weak battery is pushed on a road as to move it in a straight line. The car does not start initially, but on applying force constantly for some time, the speed of the car increases. Now the car's engine can be ignited. We can say that by constantly applying force, the momentum of the car also increases gradually. It is clear through this that the change in momentum of the car does not only dependent upon the measure of the force that also dependent upon the time for which the force is applied. The change in momentum of an object depends mainly upon the amount of force applied and the total time of application of force. देखिए फोर्स और मोमेंटम के चेंज के बारे में यहाँ पर बता रहा है, आपको एक सिचुएशन से सोचने बोल रहा है जहाँ पर एक कार है जिसकी बैटरी जो है वो काफ़ी वीक है, जिसको पुश किया जा रहा है, ठीक है। क्या होता है हम लोग जब कार हमारी कभी कभार स्टार्ट नहीं होती है या गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करते हैं, अगर तो हम क्या करते हैं उसको धक्का देते हैं, ठीक है, उसको पुश करते हैं। तो फिर अचानक से क्या होती है जो कार है या गाड़ी है वो अचानक से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कुछ फोर्स लगाने के बाद में
जो कार है वो स्टार्ट हो गई और स्पीड जो है वो भी बढ़ गई। अब कार का जो इंजन है वो क्या हो गया, यहाँ पर गर्म हो गया, जिसकी वजह से कार जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब फोर्स को कॉन्स्टेंटली जब हम अप्लाई करते हैं तो मोमेंटम जो है कार का वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम फोर्स को कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे हैं तो मोमेंटम भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो इस ये क्लियर है कि जब चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, जब जब आपका मोमेंटम में चेंज आएगा वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। मतलब मोमेंटम का चेंज जो है वो फोर्स और टाइम दोनों के ही ऊपर डिपेंड करता है। जो चेंज है मोमेंटम का वो यहाँ पर आपका मेनली अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना उसमें फोर्स लग रहा है और कितना टोटल टाइम, मतलब कितने टाइम तक उसमें फोर्स लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्लास पे हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।